will discuss about atomic spectra. Before that, you have already know that light has dual nature, which means it has particle as well as wave-like character. तो हम जो ये पहले पढ़ चुके हैं कि लाइट हमारा कभी कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है और कभी कभी वेव की तरह. आज हम वेव के लिए तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ चुके हैं. पार्टिकल नेचर के लिए हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोहर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये भी पढ़ लिया. तीसरा और कॉन्सेप्ट जो और क्लियरली हमें बताएगा लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो हमारा क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, उन रेडिएशंस को अलग करना वो हमारा क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी. मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ. अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रा. मान लो बच्चों मैंने व्हाइट लाइट ली, कोई भी व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट हमारा क्या है? विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल रीजन में आता है. कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जिसकी वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होती है. ये हमारा विजिबल रेंज के अंदर मिलता है. जो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ा था तो उसको हम क्या बोलते हैं? व्हाइट लाइट, जिसमें वेवलेंथ जिसकी 400 से 700 नैनोमीटर होती है. अब हम जब इस व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करते हैं तो ये जो हमें ये टूट जाती है 7 डिफरेंट कलर्स में. ये जो हमारा है दिस इज आवर एटॉमिक स्पेक्ट्रा. मतलब एटम टूट गया तो वो किस तरीके से टूटा है, कौन कौन सी वेवलेंथ है, वो जो रेंज हमें मिलती है वो हमारा क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा. विब ग्योर. और वापस से अगर आप इन 7 कलर को फिर से प्रिज्म में पास करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा? व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करो तो ये हमको क्या देता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा. बच्चों ये वाला जो स्पेक्ट्रा होता है ये हर एटम के लिए अलग होता है. एमिशन स्पेक्ट्रा जो हम आगे पढ़ेंगे, जो इसके स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करने में हेल्पफुल होता है. एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हम किसी एटम का स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि इट इज यूनिक फॉर एवरी एटम. इसमें हमें 7 कलर मिले जिसमें वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और रेड की सबसे ज्यादा. ये हमारा था एटॉमिक स्पेक्ट्रा. अब हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रा है उसकी टाइप्स हम देखें. टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा. It is of 2 types. Absorption, emission. Absorption spectra and emission spectra. It is of 2 types of atomic spectra. First, we will discuss about absorption spectra. देखिए आप बच्चों क्या होता है. मान लो मैंने ये व्हाइट लाइट ली, ये आपकी व्हाइट लाइट होगी. अगर आप इस व्हाइट लाइट को किसी भी आयन, एटम या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराओगे जिसे हम मैटर बोलते हैं या पार्टिकल, अगर आप इस व्हाइट लाइट को किसी भी आयन, एटम या मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कराओगे, जैसे मान लो इसमें मैंने कोई भी कोल्ड गैस ले रही हूँ इस पर्टिकुलर केस में, जब मैंने इसे कोल्ड गैस के साथ रिएक्ट कराया, गैस एक मैटर है, ये उसके पार्टिकल्स हैं, तो ये मैटर क्या करेगा? व्हाइट लाइट में से कुछ रेस को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा. सम पोर्शंस आर
absorbed by गैस। इसके अलावा जो रिमेनिंग पोर्शन हमें मिलेगा, वो हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, जिसके अंदर बच्चों क्या है, हमारे कलर्ड बैंड्स हैं। जैसे ये मान लो ये एक कलर हो गया, ये दूसरा कलर हो गया, और ये तीसरा कलर हो गया। कलर बैंड मिलते हैं। इट इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम विद डार्क बैंड्स। मतलब हमें कलर के बीच में, ये कलर है, कलर के बीच में हमें डार्क बैंड्स मिलेंगे। जैसे मान लो ये भी हमारा ग्रीन ही कलर है, इसके बीच में हमें ये डार्क बैंड्स मिल रहे हैं। वैसे देखो व्हाइट लाइट हमारा 7 कलर से मिलकर बना है, वो 7 कलर में से कुछ पोर्शन आप जो भी मैटर ले रहे हो उसके हिसाब से वो एब्जॉर्ब कर लेगा। बाकी रिमेनिंग पोर्शन हमें वही कॉन्टिन्यूअस बैंड मिलेगा, जिसके अंदर बीच बीच में डार्क बैंड्स हैं। ये डार्क बैंड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा पोर्शन इस गैस ने एब्जॉर्ब कर लिया। It corresponds to that wavelength which are absorbed by this matter. So this is your absorption spectra. हमने क्या करा, व्हाइट लाइट को मैटर के साथ इंटरैक्ट कराया, तो उसमें से कुछ रेस को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। रिमेनिंग का स्पेक्ट्रा ये हमारा होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। नेक्स्ट आता है हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा। देखो एमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए आपका जो एटम है वो एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए। एमिशन स्पेक्ट्रा के लिए आपका जो एटम है दैट शुड बी इन एक्साइटेड स्टेट, ये तभी होगा। अब एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है मेरा, कि जो एटम की एनर्जी है ये तब होगा व्हेन एटम शुड बी इन एक्साइटेड स्टेट, which means the energy of atom higher than normal value, या उसकी ग्राउंड स्टेट से एनर्जी ज्यादा होगी। जैसे मान लो आप सोडियम एटम ले रहे हो, उसकी ये कॉन्फ़िगरेशन और इस टाइम पे इसकी कुछ एनर्जी है, आपने इसको थोड़ा सा हीट करा, ये इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरे शेल में चला जाएगा। या तो आप इसके ऊपर कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट डाल रहे हो या इसको हीट कर रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके दूसरी शेल में चला जाएगा। अब एटम एक्साइटेड स्टेट में स्टेबल नहीं होते, एक्साइटेड स्टेट में एटम स्टेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वापस से एनर्जी रिलीज करके अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे। तो इस टाइम पे जो ये एनर्जी रिलीज करेंगे टू कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, उस एनर्जी से जो हमारी रेडिएशंस निकलेंगी उनकी जो वेवलेंथ होगी दैट करस्पॉन्ड्स टू योर एमिशन स्पेक्ट्रा। क्या हुआ, इसमें हमारा जो एटम है जो है वो एक्साइटेड स्टेट में है। एक्साइटेड स्टेट में होने का क्या मतलब है, एटम की जो एनर्जी है वो ग्राउंड स्टेट से ज्यादा है। अब वो उस स्टेट में एटम कभी भी स्टेबल नहीं होता। एक्साइटेड स्टेट में मान लो आपकी एक्साइटेड स्टेट है आपका गुस्सा, क्या आप हमेशा गुस्से में रह सकते हो, नहीं, आप नॉर्मल लेवल में आते हो ना। नॉर्मल लेवल में आने के लिए आपको अपना गुस्सा शांत करना पड़ेगा, मतलब अपने एनर्जी गुस्से वाली रिलीज करनी पड़ेगी। सिमिलरली एटम जब एक्साइटेड स्टेट में होता है उसको अपनी एनर्जी एमिट करनी पड़ती है
और वो एनर्जी जब व्हाइट लाइट से पास होती है तो जो एब्जॉर्प्शन जिस रेंज में वो गिरता है वो हमारा क्या होता है, एमिशन स्पेक्ट्रा। बच्चों हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा अब देखो कैसे है, मान लो क्या हो रहा है इसमें, मान लो मैंने कोई हॉट गैस ली, यहाँ याद रखो मैंने गर्म गैस ली है क्योंकि मुझे एटम एक्साइटेड स्टेट में चाहिए, एक्साइटेड स्टेट किसी भी एटम की है। इसको मैंने ऑन लूजिंग एनर्जी, जब ये एनर्जी लूज कर रहा है ये रेडिएशंस को एमिट कर रहा है, इस टाइम पे मुझे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा, यहाँ बच्चों हमारा सारा पोर्शन डार्क है और बीच बीच में हमारे गैप है, उसमें हमारा बीच बीच में डार्क लाइंस थी और साइड में कलर्ड था, इसमें ये सारा डार्क है और ये बीच बीच में लाइट बैंड्स कलर के, ये किसी कलर्ड बैंड्स होंगे, ये सारा डार्क है, इनके बीच बीच में कलर्ड बैंड्स हैं। ये कलर बैंड्स किस पे डिपेंड करेंगे कि हम यहाँ पे कौन सा मैटर ले रहे हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताती हूँ बच्चों, मान लो ये मेरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हीलियम है, मान लो ये मेरा स्पेक्ट्रा हीलियम का है, तो अगर मैं इसका आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बताऊं तो आप यू विल केम टू नो विद सरप्राइज कि जो यहाँ पे हमारे डार्क बैंड्स थे बीच बीच में कलर के बीच में जो डार्क बैंड्स आ रहे थे वही यहाँ पे गैप है, बाकी सारा क्या है, ब्लैक कलर है और इस पे इन्हीं में कलर आया, मतलब colored bands in emission spectra corresponds to dark bands in absorption spectra, and emission spectra is unique for a atom, emission spectra is unique for a atom, इसी से हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर एटम के लिए अलग होता है, and it is helpful in explaining the structure of a atom. अब आप ये देखिए हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपकी रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी, जो मैंने बताया था ये लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो एमिशन स्पेक्ट्रा बोहर कर देगा, लेकिन पहले आपको जानना जरूरी है ये होता क्या है। देखो हमारा बाल्मर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने हाइड्रोजन के एमिशन स्पेक्ट्रा पे बहुत काम किया, बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने ही डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। इसने क्या कहा कि जो हमारी वेवलेंथ होती है इस पर्टिकुलर हाइड्रोजन की, इसने बोला 1 by wavelength is also your wave number, that comes out to be इस तरीके से, वो जो हर एक वेवलेंथ आ रही थी ना, इसने बार बार एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन चेक करा, पहले फर्स्ट शेल के लिए, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, तो एक ऐसी सीरीज आई बाल्मर नाम के साइंटिस्ट ने दिया, तो 1 upon wavelength और वेव नंबर इज 109677 into a 1 by 2 का स्क्वायर minus 1 by n का स्क्वायर, where your n can be 3 4 5, ये हमारा एक इंटीजर है। तो ये कॉमन एक्सप्रेशन आया जब ये
इसका एमिशन स्पेक्ट्रा देख रहा था। अब सिर्फ बाल्मर ने ही इस पे काम नहीं किया, अदर लाइंस भी आई, जैसे कौन कौन सी, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, फन। इसके लिए हमारा 1/λ इज इक्वल टू where n is equal to 2, 3, 4, 5। बाल्मर के लिए मैंने ऊपर लिख दिया, लाइमन पाश्चन के लिए सेम 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/3 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, वेयर n इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। इसके लिए सेम, बस यहाँ पे आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर और उससे अगले वाले में 1/5 का स्क्वायर और n यहाँ पे होगा हमारा ग्रेटर देन 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। ये हमारे 5 और साइंटिस्ट थे जिनके नाम पे इन सीरीज का नाम दिया गया। तो ये था हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, कि हमारा हाइड्रोजन एटम इन फर्दर लाइंस में टूट जाता है, इन लाइंस को हमने ये नाम दिया। इन शॉर्ट, बाद में एक हमारा जनरल एक्सप्रेशन आया जिसे हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला कहते हैं। वो क्या है, रिडबर्ग्स फॉर्मूला या एक्सप्रेशन। वेव नंबर और 1/वेवलेंथ। बच्चों आप जो ये टर्म लिख रहे हो, इस टर्म को हम कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या कहते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट। n1 डिपेंड करता है आप कौन सी सीरीज ले रहे हो। इसकी वैल्यू हमारी होती है 10967 पर सेंटीमीटर। ये था हमारा एमिशन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। एक बार मैं आपको एमिशन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस बता देती हूँ। एमिशन स्पेक्ट्रा इज योर कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, सॉरी, एमिशन स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ ब्राइट कलर्ड लाइंस सेपरेटेड बाय डार्क लाइंस। सारा ब्राइट कलर्ड लाइंस होंगी और उनके बीच सारा डार्क होगा और बीच बीच में ब्राइट लाइंस होंगी, और वहां डार्क लाइंस इन द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन में। एमिशन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी, बट एब्जॉर्प्शन आपका ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। इसके लिए हमारे एटम्स एक्साइटेड स्टेट में होने चाहिए, उसके लिए नहीं, एब्जॉर्प्शन के लिए नहीं। बच्चों अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, what are the question is what are the frequency and wavelength of a photon। अपना कॉपी पेन लेके बैठिए बच्चों। emitted during a transition from n is equal to 5 to n is equal to 2 in the hydrogen spectra। क्या क्वेश्चन है जी, आपकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पूछी हुई है। अगर हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉन n5 से n2 में आ रहा है और ये कौन सी सीरीज को बिलोंग करेगा। तो बच्चों आप जानते हो वेव नंबर
इज इक्वल टू आर। ठीक है जी, ये सब आप जानते हो। वेयर n2 is equal to 5, n1 is equal to 2, यहाँ पुट कर दो। वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 इंटू में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी नियर अबाउट, ये तो हो गया हमारा वेव नंबर, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? वेव लेंथ। तो आप जानते हैं वेव नंबर इज इक्वल टू 1 अपॉन वेव लेंथ। तो जितना भी आपका आया है इसको 1 अपॉन दिस कर दो। दैट कम्स आउट टू बी 434 इंटू 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर। मुझे इसको मीटर में करना है कन्वर्ट। ये आ गई हमारी वेवलेंथ। अब हमारी वेवलेंथ तो निकल गई, रह गई हमारी फ्रीक्वेंसी। क्या रिलेशन होता है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में? म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी इज योर स्पीड ऑफ लाइट, whose value is fixed। वेवलेंथ आपकी कितनी आई है? इसको सॉल्व कर लेना, जितना भी आ जाए उसमें पर सेकेंड यूनिट्स लिख देना। दूसरा, अगर अब मैं आपसे पूछूं ये कौन सी सीरीज को बिलोंग करेगा? बच्चों N12 किसके लिए होता है? बाल्मर सीरीज के लिए। सो इट बिलोंग्स टू विच सीरीज? इट बिलोंग्स टू बाल्मर सीरीज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आज हमने पढ़ा स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा हमारा क्या होता है? जब हमारे रेडिएशंस को हम तोड़ देते हैं, उन डिफरेंट रेडिएशंस को सेपरेट आउट करना अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी की क्या यूजेज है? ये हमें किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में हेल्प करती है कि वो किस तरीके का स्ट्रक्चर उसका है, बिकॉज एमिशन स्पेक्ट्रा इज यूनिक फॉर अ पर्टिकुलर एटम। फिर हमने पढ़ा व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट हमारा एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम है जिसकी वेवलेंथ 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। ठीक है, 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज में प्रेजेंट होता है। जब हम उस व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से पास करेंगे, प्रिज्म से पास करने पर वो 7 लाइंस में 7 वेवलेंथ में टूट जाता है। 400 से 700, दैट इज विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, जिसमें 400 नैनोमीटर वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम है और फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, और रेड की वेवलेंथ 100 नैनोमीटर है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम, क्योंकि ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के होते हैं। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ रेसिप्रोकल होते हैं। नेक्स्ट वी हैव स्टडीड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिए क्या है? जब भी हम व्हाइट लाइट को किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट करेंगे तो जो हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा वो हमारा क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अब उसमें क्या है, जो हमारा स्पेक्ट्रा होता है रिजल्टेंट, वो सारा कलर्ड होता है और बीच बीच में डार्क बैंड्स है। डार्क बैंड्स का क्या मतलब है? वो वेवलेंथ हमारे उस पर्टिकुलर मैटर ने एब्जॉर्ब कर ली और बाकी वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। फिर हमने बताया एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है? एटम आपका एक्साइटेड स्टेट में होना चाहिए, मतलब उसकी एनर्जी नॉर्मल एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। वो कैसे हो सकता है? जब आप एटम को या तो हीट करें, मतलब उसको टेम्परेचर बढ़ाएं, या उसके ऊपर कोई फोटोन जिसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है उसकी रेडिएशन उसके ऊपर डालें। वो क्या होगा? वो एटम का जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में एटम स्टेबल नहीं है तो वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएंगे। तो जब वो वापस आएंगे उनको अपनी एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी।
वो जो एमिटेड रेडिएशंस है वो हमारा क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा हमारा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, एमिशन स्पेक्ट्रा में सारे डार्क बैंड्स हैं और बीच बीच में कलर बैंड्स हैं, और ये कलर बैंड्स वही कलर बैंड्स हैं जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में डार्क बैंड्स होते हैं। एमिशन हमारा कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिसकॉन्टिन्यूअस भी, बट एब्जॉर्प्शन इज ऑलवेज डिसकॉन्टिन्यूअस। एमिशन के लिए एटम आपके एक्साइटेड स्टेट में होने चाहिए और उसके लिए नहीं। That's all about today's lecture. Is there any problem? Then please come forward and speak up. Is there any problem? Then please come forward and speak up. 11th class student, are you listening? Yes, ma'am. No problem. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. चलो मैं फिर एक क्वेश्चन और करा देती हूँ। Your question is, calculate the wavelength of, आपको wavelength निकालनी है calculate the wavelength of spectral line obtained in the spectrum of lithium plus 2 ions when the transition takes place between two levels whose sum is 4 and difference is 2. क्या पूछ रहे हैं, हमें वेवलेंथ निकालनी है उस लाइंस कौन सी, उस स्पेक्ट्रल लाइंस के लिथियम आयन के लिए कुछ, ठीक है। देखो बच्चों, आपको क्या कह रखा है, मान लो कोई भी N1 और N2 का जो सम है वो क्या है 4 और इनका डिफरेंस कितना है N2 माइनस N1 इज योर 2। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व कर लो। योर N2 प्लस N1 इज 4 और N1 प्लस N2 इज 4 और N1 ये 2। जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे, कैसे करोगे, यहाँ इसको माइनस कर दो इसमें से, तो आपका ये कट गया और आपका N1 यहाँ से कितना आ जाएगा, हमारा N1 आ जाएगा 1 और N2 आ जाएगा 3, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रांजिशन के लेवल नहीं बता रखे थे, इस ट्रिकी वे में दे रखा है कि इनका सम 4 है और डिफरेंस 2 है। तो आप इसको क्या करोगे, वो आपके पास N1 1 आ गया और N2 3 आ गया। अब रीडबर्ग फॉर्मूला लगा लो, क्या आता है, वेव नंबर इज इक्वल टू 109677 इंटू में 1/1 का स्क्वायर। यहां से बच्चों आपका वेव नंबर निकल जाएगा, जितना भी निकला उस वेव नंबर को, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालनी है तो वो यहां से निकल जाएगी। ठीक है जी, ये आपकी यूनिट सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? आज आप लोगों को अब तक जितना सिलेबस हो चुका है
उसके सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स मेरे को करके भेजने हैं कल सुबह 9 बजे तक. It is compulsory for all to send the photos on my personal number. आप लोग अपने होमवर्क की मुझे इमेजेस भेजेंगे कि आपने कहाँ किया है. ठीक है, कोई और डाउट है तो पूछिए. एनी अदर डाउट? संजय सर, क्लास हो गई मेरी.